वो आइए देखते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करें नेटवर्क सर्विसेज लिनक्स में, और इन नेटवर्क सर्विसेज को आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और फिर इस जो नेटवर्क पे जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, चल रही है, नेटवर्क चल रहा है, इसको मॉनिटर कैसे करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले या हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन को देखें। यहाँ स्टूडेंट हम देख रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस। अब ये नेटवर्क इंटरफेस वही है जिसको जो आपके सामने एप्लीकेशन है और जहाँ से आप ये सारा काम कर रहे हैं, नेटवर्क को चला रहे हैं, उसको डाटा को भी ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ आप उन चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके नेटवर्क इंटरफेस कहलाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हम जब देखते हैं रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स को देखते हैं, तो all network communication occurs between configured software interface and physical network devices। इन चीजों के दरमियान ये कम्युनिकेशन होती है। दोबारा, configured software interfaces and physical network devices के दरमियान ये कम्युनिकेशन होती है। इसको मैं जरा थोड़ा सा ग्राफिकली आपको बना के समझाता हूँ कि एक तरफ तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगर्ड जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ये वो हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास डिवाइसेस है जो नेटवर्क के ऊपर लगी हुई। तो ये जो कम्युनिकेशन चलती है ये इन दो के दरमियान चलती है, इन दो के दरमियान, सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस के दरमियान ये कम्युनिकेशन चल रही है। इन्हीं चीजों को हमने देखना है, इन्हीं चीजों को समझना है कि ये इसके लिए कौन सी सर्विसेज काम कर रही हैं, और इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उनको हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। The configuration files for network interface are located in etc system configure network script डायरेक्टरी में ये पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स ये बेसिक रूट डायरेक्टरीज हैं, उसके बाद आगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्टरी आ जाती है, फिर नेटवर्क स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी है, उसमें जाके ये आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्या क्या चीजें नेटवर्क में आपने कॉन्फ़िगर की हुई हैं, ये सारी डिटेल यहाँ से इस डायरेक्टरी में आपको मिलेंगी। द स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू activate and deactivate these network interface are also located here। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। स्क्रिप्ट अगेन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि हम एसक्यूएल और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनको अगर हम कंबाइन कर लें और इनको हम यूज करें अपने एसक्यूएल में, ये एक स्क्रिप्ट है। अब ये है डेटाबेस की तरफ। जब हम इस लिनक्स में आते हैं तो लिनक्स में आपने देखा कि डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की, पैकेजेस इंस्टॉल किए जाते हैं और उनमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। तो ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं ये स्क्रिप्ट्स की बेस पे हो रहे हैं, यानी ये प्रोग्राम्स हैं, हम इनको स्मॉल प्रोग्राम कह सकते हैं जो रन होते हैं और काम करते हैं। अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस हमने देखा, ये सारा जो हमारे पास एक नेटवर्क इंटरफेस आ रहा है, ये कंबाइंड शेप, ये वाली चीज, ये कंबाइंड, ये जो नेटवर्क इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है, इसको एक्टिव करने के लिए और डीएक्टिव करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। यानी नेटवर्क का कनेक्शन करना और कम्युनिकेशन करवाना इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान, इसके लिए आपके पास स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, और वो भी कहाँ पे पड़े हैं, इन्हीं डायरेक्टरी के अंदर पड़े हुए हैं। Although the number and type of interface files can be differ from system to system। अब ये जो हमारी नेटवर्क इंटरफेस फाइल्स पड़ी हुई हैं, इन डायरेक्टरीज के अंदर पड़ी हुई हैं, ये इनकी तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है और इनकी टाइप भी मुख्तलिफ हो सकती है। एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है हमारे पास, इस पे तादाद कुछ है,
ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, इस पे तादाद कुछ है, और जो दूसरा सिस्टम कोई और हो सकता है, उसमें हमारे पास तादाद कुछ और हो सकती है। अब ये एक सिस्टम है, इसमें आपका नेटवर्क काम कर रहा है, यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो कुछ और उनकी तादाद हो सकती है, किसी और सिस्टम पे उनकी तादाद कुछ और टाइप कुछ और हो सकती है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस की फाइल्स हैं जो इस नेटवर्क को मैनेज कर रही हैं, ये 3 तरह की है। नंबर 1, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कि आपने नेटवर्क को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ केबल्स लगा देने से नेटवर्क नहीं बन जाता, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती, उसकी सेटिंग करनी पड़ती। तो आपने जो नेटवर्क की सेटिंग की हुई है वो यहाँ इस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पड़ी हुई है। उसके बाद इंटरफेस कंट्रोल स्क्रिप्ट्स है, आपका जो नेटवर्क काम कर रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है वो यहाँ पे पड़ी हुई है डिटेल, और नेटवर्क में क्या फंक्शनैलिटीज हो रही, क्या क्या नेटवर्क फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सारी डिटेल इन फाइल्स में पड़ी है। तो ये आपकी 3 तरह की नेटवर्क इंटरफेस फाइल्स हैं जो अवेलेबल हैं। इनके जरिए से आप पता लगा सकते हैं नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किस तरह किया गया है, उसमें उस नेटवर्क को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, और उस नेटवर्क में क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। आइए थोड़ा सा बल्कि काफी इसको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कि आप नेटवर्क को जो कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें कौन कौन सी फाइलें शामिल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होस्ट के नाम से एक फाइल है, और ये ईटीसी, ये आप जानते हैं ये बेसिक हमारी डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये होस्ट के नाम से फाइल पड़ी हुई है। ये क्या काम करे? अच्छा, पहले तो स्टूडेंट हमें होस्ट का पता होना चाहिए कि होस्ट क्या होते हैं। मोस्टली आप जानते हैं कि होस्ट जहाँ से हमें कोई चीज़ मिल रही है, जैसे हमारे सर्वर हैं, कोई बड़े स्टेशंस हैं, ये सारे होस्ट होते हैं। अब इस होस्ट के बारे में सारी तफसील जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। देखते हैं क्या चीजें इसमें। द मेन पर्पज ऑफ दिस फाइल, इस फाइल का जो मेन काम है, इज टू रिजॉल्व होस्ट नेम। होस्ट नेम, अब आपने जो नेटवर्क बनाया फॉर एग्जांपल उस पे 5 होस्ट हैं। अब हर होस्ट को उसके नाम से पता चलेगा कि ये वाला होस्ट ये है। अगर हम नाम नहीं देते तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हमें डाटा कहाँ से मिलना है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलनी है। तो इसलिए हर होस्ट का नाम होना जरूरी है। अब ये जो नाम का मसला है ये इस फाइल से सॉल्व कर लिया गया। इस फाइल के अंदर आपके होस्ट के नाम यहाँ पे पड़े होंगे। दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व एनी अदर वे, और इस नाम के मसले को किसी और तरीके से हल नहीं किया जा सकता, ये इसी फाइल के जरिए से ही हल किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिजॉल्व होस्ट नेम ऑन स्मॉल नेटवर्क विद नो डीएनएस सर्वर। अब स्टूडेंट पहले हम डीएनएस पे बात करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका एब्रीविएशन है, डोमेन नेम सिस्टम। अब यहां हमें डोमेन को समझना जरूरी लगेगा। देखिएगा स्टूडेंट, ये डोमेन क्या है, मैं इसको आपको फिगर के जरिए से समझाता हूं। ये देखें जी, मेरे पास पाकिस्तान है, ये कंट्री है, उसमें पंजाब उसका सूबा है। मैं इसको कोई और शेप दे देता हूं, कलर। अब उसके अंदर कोई सिटी है, फॉर एग्जांपल लाहौर है। अब हम देखें, अच्छा ऐसे और भी सूबे होंगे, लाजमी है, और इसको हम एक और सूबा बना लेते हैं, जैसे सिंध है, इसको भी जी हम कलर ये वाला दे देते हैं। और उसके अंदर एक सिटी है, जैसे कराची है। ये अब ये पाकिस्तान है, इसके डिफरेंट सूबे हैं और हर सूबे में शहर हैं।
अब अगर हम इन प्रोविंसेस की डोमेन को देखें, इन प्रोविंसेस की डोमेन को देखें, तो इनकी डोमेन पाकिस्तान ही है, यानी ये इसी पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर ही रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो प्रोविंसेस की जो डोमेन हुई वो पाकिस्तान हुआ। और इसी तरह अगर हम सिटीज की डोमेन देखें, तो इस शहर की जो डोमेन है वो ये प्रोविंस है, प्रोविंसेस है, ये सूबा है। अब ये लाहौर का जो सिटी है ये सूबा पंजाब से बाहर नहीं जा सकता, इसकी डोमेन सूबा पंजाब ही है। कराची जो सिटी है इसकी डोमेन सूबा सिंध ही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये बाउंड्रीज है जो लिमिटेड कर देती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि यहां से लेके यहां तक। इसका एक और कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, जैसे आप पेपर देते हैं और आपके उसके मार्क्स हैं 1 से लेके 100 तक। अब आप जो नंबर ले सकते हैं ये 1 से लेके 100 तक ले सकते हैं, ये इसकी डोमेन है। अब हम जब नेटवर्क की बात करते हैं तो उस पे आप जिन चीजों को एक्सेस कर रहे होते हैं नेटवर्क के ऊपर, स्पेशली हम इंटरनेट की बात करें, जिन चीजों को हम एक्सेस कर रहे होते हैं वो हमें डोमेन से मिल रही होती हैं। मसलन आप ये देखते हैं, जैसे आपने सुना भी है, देखा लिखा भी होगा कि आपकी सरगोदा यूनिवर्सिटी है ना, तो आप देखते हैं www Yes. डॉट सरगोदा, उसका अब मुझे प्रॉपर उसका नाम नहीं साइट का क्या है, SU है या जो भी है, .pk.edu.pk। अब www ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, ये आप जानते हैं ये सर्विसेज है। उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, फिर देन अब यहां से हमारी डोमेन शुरू हो जाती है edu.pk। अब edu ये डोमेन है, हमें ये पता चलता है कि जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है वो edu की डोमेन में है। अच्छा, डोमेन्स और भी होती हैं, जैसे आप कॉम को देखते हैं, कमर्शियल। अब कमर्शियल भी एक डोमेन है, वहां पे कमर्शियल साइट्स होती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है उसके सामने आप लिखें सरगोदा.com, ये नहीं हो सकता। क्यों? कि ये जो सरगोदा की यूनिवर्सिटी की साइट है ये एक एजुकेशनल साइट है, ये कमर्शियल साइट नहीं है, इसलिए इसके सामने .edu आएगा। एक तो डोमेन ये होगी। दूसरा, अब www.sargoda.edu.uk नहीं लिख सकते। क्यों? कि ये जो साइट है सरगोदा ये एजुकेशन की डोमेन में और आगे ये पाकिस्तान की डोमेन में आती है, यानी ये पाकिस्तान की साइट है, यूके की साइट नहीं है। तो लिहाजा पता ये हुआ कि हमारी जो सरगोदा की डोमेन है, साइट है, ये इन डोमेन्स में आती, ईडीयू की डोमेन में आती है और फिर पाकिस्तान की डोमेन में आती है। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए हमें डीएनएस की जरूरत पड़ती है, डोमेन नेम सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये हमारे सर्वर होता है जो हमारी इस डोमेन को हमारे सर्वर कंप्यूटर के ऊपर मैनेज कर रहा होता है। Yes. अब मेरे ख्याल में आपको कुछ समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज है। Yes. अब दोबारा इसको पढ़ते हैं, ये देखिए, इट कैन आल्सो बी यूज टू रिजॉल्व होस्ट नेम, कि होस्ट के नाम को ये हल करता है ऑन स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क के ऊपर जहां पे डीएनएस काम नहीं कर रहा होता। अब डीएनएस नहीं है तो डोमेन का पता नहीं चलता। अब डोमेन का पता नहीं है, हमें साइट नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको समझाया कि मैं ये नहीं लिख सकता कि www.sargoda.edu.uk, अब मैंने साइट का नाम कुछ और लिखा, डोमेन का नाम कुछ और लिख दिया, प्रॉब्लम आ गई। तो इसी तरह आपके नेटवर्क पे पर डोमेन नेम सिस्टम नहीं है तो प्रॉब्लम आती है।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है किससे? इस होस्ट की फाइल के जरिए से सॉल्व किया जा रहा है कि जहां पे आपका छोटा नेटवर्क है और वहां पे डीएनएस काम भी नहीं कर रहा, तो फिर आप इस फाइल के जरिए से उसको सॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक फाइल है। दिस फाइल स्पेसिफाइज द आईपी एड्रेसेस ऑफ द डीएनएस सर्वर्स। अच्छा कोमल, ये बताइए कि ये डीएनएस सर्वर, ये आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं प्लीज? सर आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का पर्सनल जो उसका एड्रेस है वो है। इसकी कोई एग्जांपल है आपके सामने? सर जिस तरह से मैक किसी मोबाइल का मैक एड्रेस वगैरह है, तो वो उसको मतलब सर्च किया जा सकता है, ट्रैक। चलें, किसी हद तक ये आपका सही हो सकता है, बड़ा ये आईपी एड्रेसेस जो है वो किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेसेस होते हैं। अच्छा, मैं आपको डीएनएस सर्वर समझा चुका हूँ, ये क्या सकती है। हर डीएनएस सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस और जिस डोमेन को हम सर्च करें उन डोमेन के नेम कहां पे होते हैं? resolve.conf फाइल के अंदर पड़े होते हैं। ये इसे आपको पता चलता है कि किस डोमेन से हमें क्या चीज चाहिए। useless configure to do otherwise, useless configure to do otherwise। अब इसका मतलब ये है, आप अगर इसको सही तरीके से काम में नहीं लेके आएंगे, कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, कहीं अगर छोटा नेटवर्क है तो फिर उसको आप होस्ट के जरिए से काम में ला सकते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क्स पे जैसे आप वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो फिर ये चीज़ नहीं चल सकती। आपको ये इनको डीएनएस सर्वर्स को लाजमी वर्क में लाना पड़ेगा। द नेटवर्क इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स पॉपुलेट दिस फाइल। अब हम इस फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें मजीद जितनी चीजें मेंशन करना चाहे, आईपी एड्रेसेस मेंशन करना चाहे, डोमेन्स को मेंशन करना चाहे, वो हम करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगर नेटवर्क, ये भी एक फाइल है, इसके नाम से भी आपको जाहिर हो रहा है। दिस फाइल स्पेसिफाइज राउटिंग एंड होस्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस। ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस, हमने नेटवर्क इंटरफेस में देखा कि आपका जो कंप्यूटर है और हार्डवेयर है, और सॉरी सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है। अब जब ऐसा नेटवर्क बन जाए कि जिसमें मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाएं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट है आपका, इसमें बहुत करोड़ों की तादाद में नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, फिर ये एक बहुत बड़ा सिनारियो है। इसको मैनेज कैसे किया जा रहा है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब डाटा जा रहा है तो फिर किस तरीके से? इस मसले को हल करने के लिए स्पेशली हम लिनक्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये नेटवर्क की फाइल है। ये इस मसले को हल करती है कि किस नेटवर्क इंटरफेस से डाटा दूसरे नेटवर्क पे जाना है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। राउटिंग, किस रास्ते से होते हुए डाटा दूसरे नेटवर्क तक पहुंचेगा, ये फैसला करने के लिए हमारे पास ये फाइल है। इट इज यूज्ड टू कंटेन डायरेक्टिव्स which are to have global effect and not to be interface specific। डायरेक्टिव्स, ये स्पेशली अगर तो हम देखें तो ये बेसिकली आपके फोल्डर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आप उसके अंदर भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं, जो काम करते हैं दूसरों से, बल्कि काम करवाते हैं। अब ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये ग्लोबली अफेक्ट करते हैं, मतलब किसी एक इंटरफेस के लिए नहीं है, जितने इंटरफेस हैं नेटवर्क में
वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो वहां पे सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं, सभी इसको यूज करते हैं। और ये जो है इसलिए कि इनको सभी नेटवर्क इस्तेमाल करके अपने मसले को हल करते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास एक और नेटवर्क फाइल है IFCF डैश इंटरफेस डैट नेम। किस लिए? फॉर ईच नेटवर्क इंटरफेस देयर इज अ corresponding इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट। यहां गौर कीजिएगा, ईच नेटवर्क इंटरफेस। अब मुख्तलिफ नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक नेटवर्क इंटरफेस ये है, एक और हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस है, एक और नेटवर्क इंटरफेस है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। अब हर नेटवर्क इंटरफेस के लिए क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट होना चाहिए। अच्छा, पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें। मसलन ये जो नेटवर्क बना हुआ हमारा, इसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड किया गया है, किस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके लिए प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं जो काम कर रही हैं। अब हर इंटरफेस के लिए, नेटवर्क इंटरफेस के लिए उसकी क्रॉसपॉन्डिंग इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, मौजूद हैं। each these files provide information specific to a particular network interface। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, इनमें इनके जरिए से आप मालूमात ले सकते हैं कि मेरा कौन सा नेटवर्क इंटरफेस किस तरह की इंफॉर्मेशन रखता है। ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहां से? yes, ये जो हमारे पास फाइल है यहां से। मसलन ये जो नेटवर्क है, ये किस तरीके से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और किस प्रोटोकॉल के जरिए से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनके लेआउट क्या है, कितने कंप्यूटर इसमें अटैच हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस फाइल के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह ये जो नेटवर्क है, इसमें कितने कंप्यूटर हैं, आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। इसी तरह इस इंटरफेस की बात करें तो इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन फाइल्स के अंदर मौजूद होगी। yes, अब ये थी हमारे पास फाइल्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम होस्ट नेम को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, होस्ट नेम आप जान चुके होंगे, होस्ट नेम क्या है। हम यहाँ पे सिर्फ इसकी सेटिंग की बात करते हैं और इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप होस्ट नेम को अगर चेंज करना चाहें तो आपके पास ये डायरेक्टिव है, इसको आप यूज करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होस्ट नेम इज इक्वल टू penguin.example.com। अब इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, ये एक बात ज़हन में रहे, ये हम काम कर रहे हैं लिनक्स के लिए, और वो भी रेड हॉट जो है एंटरप्राइज लिनक्स 6 जो है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये हमारी जो सिलेबस है उसमें इसी लिनक्स की बात हो रही है। तो अब yes, जो आपका रेड हैट है, ये आपको रिकमेंड करता है स्टैटिक होस्ट नेम भी करता है और डायनेमिक भी करता है। तो ज्यादा जो है वो ये स्टैटिक पे काम करता है और ये मैच करता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को मैच करता है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब फुली क्वालिफाइड का मतलब ये कि आपकी डोमेन जो है पूरी एक मुनज्जम तरीके से बनाई गई है। जैसे मैंने आपको समझाया कि पाकिस्तान है, उसके अंदर उसके सूबे हैं, सूबे के अंदर आगे सिटीज हैं। अब सूबों की डोमेन पाकिस्तान है और जो सिटीज हैं उनकी डोमेन सूबे हैं। अब ये एक फुली क्वालिफाइड डोमेन कह सकते हैं हम इसको। जो आपका रेड हार्ट है, ये लिनक्स 6, ये इसी को यूज करता है, इसी तरीके को यूज करता है। और डीएनएस के लिए इसी को यूज करता है, जैसे सच एस host.example.com। अब ये आप समझ रहे होंगे कि होस्ट का नाम है, उसके बाद एग्जाम्पल की डोमेन है और फिर कमर्शियल की डोमेन है। ये बकायदा एक पूरा डोमेन का yes, स्ट्रक्चर है।
ये क्वालिफाइड आपकी डोमेन है। हम्म, यहां से पता चलेगा कि ये होस्ट है आपका, ये फला होस्ट है, आगे ये एग्जांपल एक डोमेन है, और इस डोमेन के अंदर ये आगे फर्दर उसकी सब डोमेन है। जैसे मैंने आपको समझाया yeah, कि सरगोदा ये साइट का नाम है, हम इसको फॉर एग्जांपल होस्ट कह लें। उसके बाद देन आपकी ईडीयू की डोमेन है, फिर उसके बाद पीके पाकिस्तान की डोमेन है। वो ये एक हम्म, पूरी क्वालिफाइड डोमेन है। तो आपका जो रेड हॉट है ये इस क्वालिफाइड डोमेन को यूज करता है। मीन पूरा प्रोसेस उसका है, पूरा तरीकाकार है, और ऑर्गेनाइज्ड डोमेन पे काम किया जाता है। It is also हम्म, recommended that the static host name consists of 7-bit ASCII lowercase character. अब static name यानी जो आप अपने होस्ट का नाम देंगे उसमें उसके कितने करेक्टर होंगे? आपके 7 बिट आस्की लोअर केस के करेक्टर होंगे। नो स्पेस, इसमें आप होस्ट के नाम में स्पेस भी नहीं दे सकते, डॉट भी नहीं आ सकता। एंड लिमिट्स इटसेल्फ टू द फॉर्मेट अलाउड बाय द डीएनएस डोमेन नेम लेबल। और ये आप इसको इसके नाम वैसे ही होगा जो आपको ये डीएनएस की डोमेन नेम लगाने के लिए, नेम रखने के लिए जो आपको ये तरीकाकार बता रही है, डीएनएस की डोमेन तरीकाकार बता रही है, आप उसी तरीके से अपनी होस्ट का नाम रखेंगे। हम्म, इवन थो दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। अब वो कहता है कि ये बहुत कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो ये काम है अगर इसी से किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। ओल्डर स्पेसिफिकेशन डू नॉट परमिट द अंडरस्कोर। अब पिछले जो थे लिनक्स के वर्जन, वहां पे सॉरी इस डीएनएस डोमेन की बात करें तो वहां पे जो है वो आपके अंडरस्कोर की भी इजाजत नहीं थी। एंड सो ऑन देयर यूज इज नॉट रिकमेंडेड। और इनको वो कहता है कि अब इनका इस्तेमाल भी कोई लाजमी नहीं है। तो ये बहरहाल वो तरीकाकार आपको बता रहा है। इस तरीके से आप जो है वो अपने जो डोमेन है उसका नाम सेट कर सकते हैं। अब यहां कुछ इस चीजों को पढ़ लेते हैं। नॉट दैट द FQDN of the host can be supplied by a DNS resolver। अब यहाँ पे वो कहता है कि अब अगर हम देखें तो जो डीएनएस रिजॉल्वर है, डीएनएस आप जानते हैं डीएन डोमेन नेम सिस्टम है जो चीजों को डोमेन के नाम अप्लाई करता है और डोमेन को कंट्रोल करता है, डोमेन्स बनाता है। जो आप डोमेन का नाम रखते हैं उसको याद रखता है, और फिर जब आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसी डोमेन के हिसाब से वो आपको उठा के देता है। ये डीएनएस का काम है। ये इसको हम डीएनएस रिजॉल्वर का नाम दे रहे हैं कि जितने भी आपने नाम रखे हैं डोमेन्स के, ये उनको समझ रहा है और उसी हिसाब से काम ले रहा है। हम्म, अब हम जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है हमारे पास, ये हम किसके जरिए से लॉगो कर सकते हैं? इस डीएनएस रिजॉल्वर के जरिए से अप्लाई कर सकते हैं। बाय सेटिंग इन, अब कहां पे? इस फाइल के अंदर। ये फाइल हम पीछे देख चुके हैं कि हमारी ये फाइल जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस फाइल के जरिए से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप ईटीसी होस्ट की फाइल से भी आप ये काम कर सकते हैं। और ईटीसी होस्ट की फाइल को भी हमने ये डिस्कस किया, ये किस लिए थी। इनके जरिए से आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पढ़िएगा यहाँ पे, आप इसके एग्जांपल को देखें तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है 192.168.1.2 ये आपका आईपी एड्रेस है, और ये किसको असाइन किया जा रहा है? इस डोमेन को असाइन किया जा रहा है। सही, तो इस तरीके से आप किसी भी डोमेन को ये आईपी एड्रेस बेस भी असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जिसके ज़रिए से आप नेटवर्क को मैनेज करते हैं, नेटवर्क को आप देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम नेटवर्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और स्पेशली हम जो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हैं वो हम किस तरीके से उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये आगे आगे हमारे सामने आती जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कि हम नेटवर्क को मैनेज कैसे करते हैं, या कौन है जो हमारे इस नेटवर्क को मैनेज करता है। तो ये हमारे पास एक डायनामिक नेटवर्क कंट्रोल है जिसके जरिए से इस नेटवर्क ये नेटवर्क को मैनेज किया जा रहा है।
और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को अप्लाई किया जा रहा है। ये नेटवर्क मैनेजर जो है, इसी की बदौलत डिवाइसेस आपस में कनेक्शन में रहती हैं और आपस में कम्युनिकेशन करती रहती हैं। जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, उनका कनेक्शन चलता रहता है और वो आपस में कनेक्शन में रहती हैं और अपने दरमियान कम्युनिकेशन करती रहती है। ये इस नेटवर्क मैनेजर के जरिए से पॉसिबल। नेटवर्क मैनेजर कंसिस्ट ऑफ कोर डोमेन्स, ये आपकी डोमेन्स पे मुश्तमिल होता है। GNOME नोटिफिकेशन एरिया एप्लेट दैट प्रोवाइड स्टैटिक इंफॉर्मेशन। आप स्टूडेंट्स, ये भी एक टूल है या एक आप समझ लें एक फीचर है जिसके जरिए से भी इस नेटवर्क को मैनेज किया जा रहा है। अब नेटवर्क जो मैनेजर है, ये इनके साथ मिलके काम करता रहता है। किस लिए? आपकी जितनी भी नेटवर्क के कनेक्शन बन रहे हैं, ये उनको उनकी उनकी स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहता है कि कौन सा कनेक्शन चल रहा है, कहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। ये नेटवर्क मैनेजर इसके जरिए से ये इंफॉर्मेशन लेता रहता है। And a graphical configuration tool that can create, edit and remove connection and interfaces। और इन्हीं के जरिए से ही, इस नेटवर्क मैनेजर के जरिए से ही आप कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और उस कनेक्शन को खत्म भी कर सकते हैं। ये इस नेटवर्क मैनेजर से पॉसिबल है। नेटवर्क मैनेजर कैन बी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्शन। ये इस तरह के कनेक्शन को ये कॉन्फ़िगर कर सकता है, यानी उनको वर्किंग में लेके आता है। इथरनेट है, वायरलेस है, मोबाइल ब्रॉडबैंड है, जैसे आपके सेलुलर 3G आप जानते हैं ये चल रही है, या DSL है। ये सारी इन तमाम कनेक्शंस को ये इस्टेब्लिश करता है और उनको कॉन्फ़िगर भी करता है और उनको वर्किंग में रखता है। ये सारे आपके कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शन बनते हैं और ये जो कनेक्शन बनते हैं ये आपके नेटवर्क मैनेजर के जरिए से पॉसिबल है। नेटवर्क मैनेजर अलाउज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क एलाइसेस, जैसे स्टैटिक राउट्स हैं, DNS इंफॉर्मेशन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शंस हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका काम सिर्फ कनेक्शन को बनाना नहीं या उसको मेंटेन नहीं रखना, बल्कि किस रास्ते से डाटा ने चल के जाना है वो रास्ते डिसाइड करता है। डोमेन कौन सी हैं उन चीजों को डिसाइड करता है और वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शन जो हैं उनके लिए ये काम करता है। स्टूडेंट्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिसके जरिए से हम जो डाटा हमारा ट्रैवल कर रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, उसको सिक्योर किया जाता है और उसके ऊपर हम इंक्रिप्शन की टेक्निक्स को अप्लाई कर देते हैं। ऐसे नेटवर्क जो हमारे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाते हैं। तो ऐसे नेटवर्क्स को भी ये नेटवर्क मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा है। तो ये नेटवर्क जो मैनेजर है, सब वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रेड हॉट में भी ये टूल्स आपके अवेलेबल हैं जो ये काम कर रहे हैं नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जब आप इसको कमांड लाइन इनोवेशन में काम करते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो लिनक्स है इसमें बहुत ज्यादा काम जो है वो दो तरह से हो सकता है, ग्राफिकली भी काम होता है और इसमें कमांड लाइन के जरिए से भी काम होता है। तो ये नेटवर्क मैनेजर जो है वो ये आपका इन दोनों सूरतों में काम करता रहता है। इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो ये आपके पास येलोडॉक अपडेटर मॉडिफायर है, इसको आप यूज करते हुए इस पैकेज को आप या इस नेटवर्क मैनेजर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स के ऊपर। अब हम नेटवर्क के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं लिनक्स के जरिए, लिनक्स के ऊपर। तो यहाँ उसका पूरा एक तफसील बताई हुई। व्हेन यू लेफ्ट क्लिक ऑन द एप्लेट आइकन, ये लिनक्स के अंदर एप्लेट आइकन का एक आइकन है, उसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ चीजें आ जाती हैं। क्या? लिस्ट ऑफ कैटेगराइज्ड नेटवर्क यू आर करंटली कनेक्टेड। अब वो नेटवर्क जिनके साथ आपका कनेक्शन है वो आपके सामने अवेलेबल है। जैसे आप मोबाइल को ऑन करें तो वाईफाई को हम ऑन करते हैं तो हमारे सामने जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो ऐसे ही समझ लें आप लिनक्स के ऊपर भी यस। आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। ये आपकी वायर्ड लिस्ट होंगी या वायरलेस लिस्ट होंगी, ये आपके पास होंगी। अच्छा, वायर्ड वो होती है जो केबल के जरिए से, और वायरलेस आप ये जानते हैं।
a list of available network that network manager has detected. अब वो उन नेटवर्क की लिस्ट आएगी जिनको नेटवर्क मैनेजर ने डिटेक्ट किया हुआ है. ऑप्शंस फॉर कनेक्टिंग टू एनी कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप किस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्शन कर सकते हैं. एंड ऑप्शन फॉर कनेक्टिंग टू हिडन अ न्यू वायरलेस नेटवर्क. और जो आपके हिडन है या नए कोई वायरलेस कनेक्शन आपके सामने आए हैं, वो भी आपके सामने उनकी लिस्ट भी आ जाएगी, उनके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं. तो ये आपके सामने जो है वो इस तरीके से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं. इफ यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, इट्स नेम इज प्रेजेंटेड इन द बोल्ड टाइप फेस. अच्छा, ये टाइप फेस जो है वो आपका लिखाई का स्टाइल होता है, यानी जैसे आप बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, लिखाई के स्टाइल आपको टाइम न्यू रोमन है, क्लेबरी है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ये आपके टाइप फेसेस हैं. तो ये आपके टाइप फेसेस में शो हो जाते हैं. Yes. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वायर्ड है या वायरलेस है, इस तरीके से आपके सामने ये शो हो जाएंगे. व्हेन मैनी नेटवर्क्स आर अवेलेबल, जब बहुत सारे होंगे तो फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट, द मोर नेटवर्क एक्सपेंडेबल मेन्यू ट्राई मेन्यू एंट्री अपेयर्स. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स आ गए, फिर आपके पास एक मेन्यूज आ जाएगी, वहाँ से आप तमाम नेटवर्क्स को देख सकते हैं. ये था स्टूडेंट्स नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए. अब वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन भी चल रही है, तो फिर हम नेटवर्क को मॉनिटर कैसे करते हैं. डेफिनेटली मॉनिटर करने का मतलब ये है कि हम नेटवर्क को चेक करें, देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं. इसके लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, सर्विसेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. आइए देखते हैं. नेटवर्क मॉनिटरिंग डायमंड. डायमंड भी इसको कहते बोल देते, डायमंड भी बोल देते. ये आपकी लहजे में जो जैसे यूके और अमेरिका की इंग्लिश है, वहाँ पे उनके लहजे में फर्क है. बहरहाल ये आपके पास एक समझ लें टूल है जिसके जरिए से आप अपने नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं. इंस्टॉल द रेड हैट नेटवर्क मॉनिटरिंग डेमन. आप इसको इंस्टॉल कर लें. टू प्रिपेयर सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग, क्या उसको मॉनिटर करना चाहते हैं बाई प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाई RHNMD. RHNMD ये एक पूरा तरीकाकार आपके सामने वजह करता है जिसके जरिए से आप अपने नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं. और खासकर ये जो हमारे पास नेटवर्क मॉनिटरिंग डेमन्स है, ये इस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए. नोट दैट steps in this sections are optional if you intended to use SSH-HD to allow secure connection between the Red Hat network monitoring infrastructure. Students, ये SSHD ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए से आप की जो ट्रैफिक चल रही है नेटवर्क के ऊपर उसको आप सिक्योर कर लेते हैं. SSL भी हो, आपने शायद कभी सुना हो, सिक्योर सॉकेट लेयर. इस तरह SSHD भी है. ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है नेटवर्क के ऊपर जब आपके कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रैफिक चल रही है, उनको सिक्योर करने की. अब आपका नेटवर्क चल रहा है, उस पर ट्रैफिक चल रही है. अब आपके पास ये ऑप्शन है कि सेक्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि यू आर इंटेंड टू use SSHD to allow secure connection between the Red Hat network interface monitoring infrastructure. कि आपका ये जो मॉनिटरिंग नेटवर्क मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, जिसको हम नेटवर्क मॉनिटरिंग डेमन का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर आप सिक्योर कनेक्शन को भी एक्सेस कर लें. सिक्योर कनेक्शन को भी एक्सेस कर लें, आपके पास ये भी ऑप्शन होती है. और ये एक्सेस क्यों करते हैं? हम उसको देखने के लिए कि कहीं इनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इन कनेक्शन को एक्सेस तो नहीं कर रहा. अब अनऑथराइज्ड तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, किसी वजह से उसने एक्सेस कर लिया है. तो ये चीज चेक करने के लिए हम इस नेटवर्क मॉनिटरिंग डेमन को यूज करते हैं कि आप सिक्योर जो आपका
कनेक्शंस हैं उनको आप एक्सेस कर लें, तो इसके जरिए से आप उनको भी एक्सेस करके मॉनिटर कर सकते हैं। The RHNMD package यस can be found in the Red Hat Network Tool channel। ये आपका पैकेज जो है वो आपके नेटवर्क टूल्स में आपको मिल जाएगा, और इसको आप इंस्टॉल कैसे करते हैं ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। आप डिटेल्स में जाएं, सिस्टम डिटेल में जाएं, वहां पे चैनल्स पे चले जाएं, वहां पे सॉफ्टवेयर में जाके उसकी सब टैब में से आप इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस सब्सक्राइब ओपन द चैनल डिटेल, ये वही यस चैनल डिटेल है जो अभी हम इसको देख रहे हैं कि इस चैनल डिटेल को ओपन करें और वहां से पैकेज को लें, और वहां से आप इसको देखें RHNDM को, और इसको आप देखें, और यहां से फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लिक द पैकेज नेम, उस पैकेज नेम पे क्लिक करें, पैकेज डिटेल पेज पे जाएं, और टारगेट जो सिस्टम टैब है उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट द डिजायर सिस्टम, अपने मतलूबा सिस्टम को जिसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो सिस्टम को ले लें, एंड क्लिक इंस्टॉल पैकेज, और आप फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस RHNMD को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप YUM के जरिए से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि उसको इंस्टॉल कर लें, और इसको जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं और इसकी सर्विसेज को आप चाहते हैं कि ये काम करना शुरू कर दें, तो सर्विस RHNMD को स्टार्ट कर दें, ये आपकी काम करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो है वो काम करती हैं, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो उसका यूज़र चाहिए होता है और दूसरा इसको पोर्ट भी चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये NOC प्लस पल्स जो है ये आपकी यूज़र है, और 4545 ये आपकी पोर्ट नंबर है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें दोनों ऐड करनी पड़ेंगी, फिर ये आपका काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसको जो है वो कर सकते हैं। कॉकपिट स्टूडेंट्स, ये भी आपका मॉनिटर करने के लिए, आपको अपने नेटवर्क को मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज करते हैं, और इसके जरिए से भी आप नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। तो किस तरीके से? इन द कॉकपिट द नेटवर्किंग मेन्यू इनेबल्स यू, इसके जरिए से आपके पास एक नेटवर्किंग मेन्यू है, वहां से आप ये वाले काम कर सकते हैं। टू डिस्प्ले करंटली रिसीव्ड एंड सेंट पैकेट, कि आपने कौन से पैकेट लिए और कौन से सेंड किए। अच्छा, पैकेट का कुछ आइडिया है आपको? सर नेटवर्क वो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो छोटे साइज की कंप्रेशन फाइल्स बनाई जाती हैं हाँ, डाटा पैकेट्स। डाटा जब हम सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, बड़े पैकेज बड़े मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो आपके पैकेट्स बन जाते हैं। इसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, सेंडिंग रिसीविंग IP एड्रेसेस होते हैं, इनके हेडर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उस पर डिटेल मिल जाते हैं। बहरहाल डाटा को छोटे छोटे मैसेज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पैकेट्स बना लिए जाते हैं। अब यही पैकेट सेंड भी होते हैं और रिसीव भी होते हैं। कौन से पैकेट सेंड हुए हैं, कौन से रिसीव हुए हैं, ये यहाँ से आप इसके जरिए से चेक कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अवेलेबल नेटवर्क इंटरफेस, आपका जो नेटवर्क कनेक्टेड है उनमें से किसी एक नेटवर्क की सबसे भीतर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी आप इसके जरिए से पता लगा सकते हैं। टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ द नेटवर्किंग लोग, अब जितने लोग बंदे यूजर नेटवर्क पे आए हैं उनका नाम क्या है और उनका पासवर्ड क्या है, ये कंटेंट आप इसके जरिए से जान सकते हैं। टू ऐड वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस, आप बहुत सारे और भी नेटवर्क्स को अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड, टीम, ब्रिज, विलैन, ये सारे जो है वो आप इन तमाम चीजों को ऐड कर सकते हैं। एक और हमारे पास टूल है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं कि इसके जरिए से भी हमें बहुत सारी चीजों को पता चल सकता है। रन द फॉलोइंग कमांड एज द रूट यूजर टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, आपने जो नेटवर्क कनेक्शन बनाया उनको आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस कमांड को यूज करें। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि NMCLI, इसको इस यूटिलिटी को यूज करें तो आप ये काम कर सकते हैं। अब टू क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, आप कोई नया कनेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो NMCLI, ये देखिए आप इसको टाइप करें
तो ये आपका काम करना शुरू कर सकता है। इस तरह अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसको तब्दील करना चाहते हैं तो इसी NMCLI को आप मॉडिफाई करें, इसको तब्दील कर दें और इसके कनेक्शन को नाम को चेंज कर सकते हैं आप इसे। इस तरह डिस्प्ले कनेक्शन, कोई कनेक्शन देखना चाहते हैं कि कौन सा कनेक्शन इस वक्त बना हुआ है, इसी कमांड के जरिए से कनेक्शन का नाम लिखें और शो कर दें तो आपके सामने शो हो जाएगा। टू डिस्प्ले द एक्टिव कनेक्शन, जो कनेक्शन काम कर रहे हैं आप उनको देखना चाहते हैं कि इस वक्त कौन से कनेक्शन काम कर रहे हैं, तो इस क्यूरी के जरिए से आप कनेक्शन को चेक कर सकते हैं कौन से काम करें। तरह डिस्प्ले द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्शन, किसी खास कनेक्शन की आप कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहते हैं कि उसकी क्या सेटिंग है, तो इस क्यूरी को आप यूज करते हुए ये काम आप उस पर कर सकते हैं। तो आप देखा कि यहाँ हम किस तरीके से जो नेटवर्क हमारा बना हुआ है उसको हम किस तरीके से उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हमने देखी। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन है यस तो आप प्लीज मुझसे पूछ लें। सर, जो नेटवर्क मॉनिटरिंग डायमंड, मतलब आपने कहा डायमंड बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक पैकेज है या एक टूल है, हम इसको टूल कहेंगे, पैकेज भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक टूल है जो आपके काम करता है आपके यस रेड हैट नेटवर्क के ऊपर, उसको मॉनिटर करने के लिए ये काम करता है। क्लियर? और ये जी। एक ऐसी यूटिलिटी को यूज करता है यस जिसको हम नाम देते हैं RHNMD, इसको यूज करते हुए ये मॉनिटर करता है। ये बेसिकली आपका टूल है। यस जी, और कोई क्वेश्चन कोमल? नो सर, बाकी क्लियर है। चलिए सही है। अच्छा, मैं आपको